हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका और आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी जेनरिक इलेक्टिव के सिलेबस, रिसोर्सेज और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी। ज्योग्राफी जीई जो है वो आपको पूरे एक साल यानी कि 2 सेमेस्टर्स में पढ़ना है, जिसमें सेमेस्टर 1 में आपके पेपर का नाम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सेमेस्टर 2 में आपके पेपर का नाम होगा क्लाइमेट चेंज। तो पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्कोप, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे यूनिट 2 में आपको पढ़ना है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीजनल इश्यूज एंड ग्लोबल इश्यूज, global cooperation for climate change, some important treaties, protocols, declarations, and conventions like Stockholm Conference, IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, and so on. आगे यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ब्रूटलैंड कमीशन, द अर्थ समिट, एजेंडा 21 which is also known as Rio Principle and the Millennial Development Goals. यूनिट 4 में आपको पढ़ना है रोल ऑफ यूएन एजेंसीज इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, एंड इस पॉइंट के अंतर्गत आपको वेरियस एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपको पढ़ना होगा यूएनईपी, दैट इज United Nations Environment Program, UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change, WHO, Vienna Convention, International Union for Conservation of Nature and Red Data Book, and also about Paris Climate Agreement. And इस पेपर का लास्ट टॉपिक है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज, और इस पेपर को आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। इस पेपर का भी 4 यूनिट है, जिसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ग्लोबल क्लाइमेटिक असेसमेंट, IPCC, ग्लोबल कंसर्न्स like global warming and its implications on agriculture, water, flora and fauna, and also on human health. यूनिट 3 में आपको पढ़ना है definition of biodiversity, impact of climate change on biodiversity, genetic, species and ecosystem diversity, importance of biodiversity with reference to India, loss of biodiversity and conservation of biodiversity. And coming to the last unit, that is unit 4. यूनिट 4 में आपको पढ़ना है adaptation and mitigation, environmental protection act with special reference to legislation in India, environmental awareness and movement related to environmental issues in India. तो ये था ज्योग्राफी जीई का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें किसी भी तरह का बुक रिकमेंड नहीं किया गया था और हमें क्लास में ही नोट्स मिल जाता था। टीचर्स क्लास में ही सारे नोट्स दे दिया करते थे। लेकिन अगर अभी तक आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है और आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे। यूट्यूब और गूगल पे काफ़ी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जिसकी मदद आप ले सकते हैं। और जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एक बात और समझ में आएगा कि एक दो बुक इस सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम बुक से ज़्यादा किसी टर्म को समझ सकते हैं, उसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, एंड क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ के लिए हम बुक रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन रहा एग्ज़ाम में कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड
और उस पे क्या काम चल रहा है, किस तरह से वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए बुक से ज़्यादा हेल्प आपको डेली अपडेट से मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन आया इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इस चीज़ के लिए भी आप ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है, ओजोन लेयर का जो टॉपिक है और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है, ये हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इस चीज़ को, इस पेपर को समझने में। और इस चीज़ के लिए मटेरियल्स भी आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिए कि इस चीज़ के लिए आपको किसी बुक की ज़रूरत है। आपकी हेल्प के लिए मैं आगे के स्लाइड्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगी, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिसोर्सेज को लेकर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब और गूगल पे काफ़ी अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप उन सब चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। अगर आप इस चैनल का प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मिड सेमेस्टर 30 मार्क्स का एंड देन सेमेस्टर 70 मार्क्स का। सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है वो पूरी तरह से रिटन होता है एंड मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब हम सेमेस्टर 1 में थे तो हमें मिड सेम के लिए 20 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम देना था और 10 मार्क्स का असाइनमेंट दिया गया था। लेकिन ये पैटर्न सेमेस्टर 2 में फॉलो नहीं हुआ और सेमेस्टर 2 में हमें 30 मार्क्स का रिटन मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम देना था। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह से टीचर्स पे डिपेंड करता है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए रेडी रहना है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि सेमेस्टर 2 में जो आपका एईसीसी का पेपर होगा वो ईवीएस का होगा और ज्योग्राफी जीई पढ़ने के बाद आपको एईसीसी में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि दोनों के टॉपिक्स काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं। तो आपको ज्योग्राफी जीई से एईसीसी के पेपर में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आपको एईसीसी ईवीएस का भी सिलेबस मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो 80% जिसके चांसेस है आपके एग्जाम्स में आने के। हाउ क्लाइमेट चेंज इज मेजर चैलेंज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972, व्हाट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी दैट इज GEF, define traditional economic development and sustainable development, then briefly explain the outcomes of Earth Summit 1992. Discuss the role of UN agencies in promoting sustainable development with examples. Define sustainable development and examine the important objectives of sustainable development. What do you mean by Brundtland Commission? Explain. Then, write a note on Agenda 21. Discuss the aims and objective of UNFCCC. Discuss the concept of carbon credit. तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपको अभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।